मूवी की स्टार्टिंग में हम मैक्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी आज शादी थी। उसने अपनी शादी में अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाया था जो सब बहुत एक्स्ट्रा थे, हमेशा एडल्ट बातें किया करते थे। हमें पता चलता है कि मैक्स जिस लड़की के साथ शादी कर रहा था वो सिर्फ उसी के साथ इंटीमेट हुआ था, बाकी दूसरी लड़कियों से कोई मिली नहीं और इसी वजह से वो शादी कर रहा था। मैक्स के फादर इन लॉ मेडिसिन में काम करते थे, वो वाइग्रा सेल करते थे। आज के दिन मैक्स की साली यानी उसकी फियांसे की सिस्टर अपने जीजू और दीदी के हनीमून को अच्छा बनाने के लिए उनके शैंपेन में वाइग्रा मिला देती है। अब हम माइकल को देखते हैं जो अपना खुद का इंट्रोडक्शन देने के बाद काइल के बारे में बताता है। काइल उसका एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड था पर वो हमेशा लड़कियों के पीछे ही रहता था। उसके दिमाग में हमेशा एक ही चीज चलती रहती थी। अब गलती से मैक्स वो शैंपेन की बोतल जिसमें वाइग्रा मिला था वो अपने फ्रेंड्स के बीच में लेकर आता है। इसके बाद सब मिलकर वाइन की बोतल को खत्म कर देते। अनजाने में सबने वाइग्रा पी लिया था। वही के वही सब लोग एक्साइटेड हो जाते। वेडिंग के गेस्ट उन्हें हैरानी से देख रहे थे पर इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैक्स की शादी होने के बाद सभी फ्रेंड्स साथ में बैठे थे। बातों बातों में सब लोग शादी से रिलेटेड बात करने लगते हैं। कहते हैं कि शादी तो एक जेल की तरह, इसमें बीवियों के हिसाब से चलना पड़ता है। सब दोस्त कहते हैं कि वो शादी नहीं करेंगे। अब इस बात से सब लोगों में एक चैलेंज लगा। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर एक फंड क्रिएट करेंगे, इनमें हम अब से पैसे इन्वेस्ट करेंगे। जब इस फंड की मैच्योरिटी डेट आएगी तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे, पर इसमें एक शर्त है, हम फ्रेंड्स में से जो लास्ट बैचलर रहेगा उसे सब कुछ पैसे मिल जाएंगे। सभी इस बात के लिए एग्री करते हैं। इस फंड का नाम टॉम कैट्स था और यही हमारी मूवी का नाम है। अब गैरी अपने सब फ्रेंड्स को कहता है कि ये फंड तो मुझे ही मिलेगा क्योंकि मैं कभी भी शादी नहीं करने वाला। इसी के बाद हम गैरी को देखते हैं जो अपने फ्रेंड ग्रुप में से सबसे पहले लिंडा से शादी करता है। लिंडा वही है उनके फ्रेंड की साली। इसके बाद एक एक कर सभी की शादी हो गई और एंड में काइल और माइकल ही बचे थे। वो दोनों अभी भी बैचलर की लाइफ जी रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम माइकल को उसकी गर्लफ्रेंड के करीब देखते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ इंटीमेट होने वाली थी तो उसे 3 मैजिकल वर्ड्स कहने के लिए कहती है। माइकल उसे आई लव यू कह नहीं सकता था क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर उसने कमिटमेंट कर दी फिर उसे शादी करनी पड़ेगी। वो ये कहने के लिए उसे मना कर देता है क्योंकि कुछ भी हो जाए उसे इस फंड के पैसे चाहिए थे। उसकी गर्लफ्रेंड इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है। माइकल उसे समझाने लगता है कि अभी उसे शादी वो नहीं कर सकता, इसलिए उसे आई लव यू भी नहीं कह सकता। गर्लफ्रेंड बहुत गुस्सा हो गई और वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में माइकल अपने फ्रेंड गैरी से मिलने के लिए जाता है। गैरी उससे पूछता है कि लास्ट वीक में तुम कितने लड़कियों के साथ थे, कितने बार वो इंटीमेट हुआ था। गैरी उसके साथ कंपटीशन करना चाहता था पर इसमें वो हार जाता है। माइकल लास्ट वीक में एक ट्विन के साथ भी था। वो गैरी वहां से जाने के बाद माइकल की नजर एक लड़की पर पड़ती है। उसके बारे में वो वेटर से पूछता है। माइकल को पता चलता है कि वो लड़की सिर्फ अमीर लड़कों को डेट करती है। इसके बाद माइकल उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए उसके पास जाता है। उसके सामने जाकर जानबूझकर वो गैम्बलिंग करने लगता है ताकि उस लड़की को लगे कि माइकल रिच है। गैम्बलिंग करते करते धीरे धीरे वो बहुत सारे पैसे हार जाता है। वो लड़की इंप्रेस होने की वजह उसे और भी ज्यादा खेलने के लिए उकसा रही थी। माइकल का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। इसी वजह से गैरी उसे समझाने के लिए आता है। उसे कहता है कि तुम्हें गैम्बलिंग रोक देनी चाहिए। माइकल उसकी बात मान जाता है और गैम्बलिंग के डाइसेस उस लड़की को दे देता है। लड़की जानबूझकर उन डाइसेस को रोल कर देती है। माइकल फिर से उस गेम को हार गया था पर इस बार उसका बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ था। वो $51,000 हार गया था। माइकल को उस बार के गार्ड्स मैनेजर के पास लेकर जाते हैं क्योंकि माइकल ये पैसे देने से मना कर रहा था। माइकल कहता है कि वो डाइसेस तो उस लड़की ने रोल किए थे, मैं तो ये गेम खेल नहीं रहा था। बार का मैनेजर माइकल को सीसीटीवी का फुटेज दिखाता है। कहता है तुमने खुद वो डाइसेस उस लड़की को दिए थे ताकि तुम चाहते थे कि वो रोल करे और इसी वजह से ये गेम तुम्हारा हो जाता है। अब तुम्हें वो पैसे पे करने ही पड़ेंगे। वो माइकल को धमकाने लगता है। कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 4 वीक्स है, अगर तुमने $51,000 रिटर्न नहीं किए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। माइकल इस बात से बहुत ही ज्यादा डर जाता है। माइकल बहुत ही टेंशन में आ गया कि पैसे वो कैसे पे करेगा। उसे फिर अपने फ्रेंड्स के फंड की याद आती है। इस फंड को पाने के लिए उसे सिर्फ एक ही चीज करनी थी, काइल की शादी। अगर उससे पहले काइल की शादी हो गई तो माइकल को सारे पैसे मिल जाएंगे। वो फिर $51,000 चुका पाएगा। माइकल फिर काइल के साथ मिलने के लिए जाता है। काइल एक दूसरी लड़की के करीब था, वो उसके साथ गोल्फ खेल रहा था। माइकल उससे पूछता है क्या अपनी लाइफ में तुम्हें कभी किसी लड़की से प्यार हुआ था। काइल कहता है कि एक बार एक लड़की मुझे बहुत पसंद आई थी। वो लड़की उसने गैरी की शादी में देखी थी जो लिंडा की फ्रेंड थी। अगर ये पॉसिबल हुआ तो काइल उससे शादी करने के लिए रेडी था और माइकल को ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है। काइल की शादी करके वो पैसे ले सकता है। अब उसी लड़की को ढूंढने के लिए वो गैरी के घर पर गया। गैरी और माइकल दोनों लिंडा से पूछने के लिए जाते हैं लेकिन गैरी को लगता है कि शायद लिंडा किसी और के साथ इंटीमेट हो रही है। गैरी ने उसे सरप्राइज करने के लिए दरवाजा खोला पर वैसा कुछ भी चल नहीं रहा था। माइकल ने लिंडा से पूछा क्या तुम्हें उस लड़की के बारे में कुछ पता है। वो कहती है कि उस लड़की का नाम नैटली है। उस लड़की का एड्रेस भी उसे दे देती है। अब माइकल सैटरडे नाइट को नैटली को ढूंढने जाता है। वो नैटली को एक बार के बाहर देखता है। उसे लग रहा था कि शायद वो एक सेक्स वर्कर है।
वो फिर नैटली के करीब आके और उसे अजीब तरीके से बातें करने लगता है। नैटली उसी मोमेंट पर उसे पकड़ लेती है और वहां पर पुलिस आके, एक्चुअल में नैटली एक डिटेक्टिव ऑफिसर थी और आज रात वो सेक्स वर्कर के वर्क करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए आई थी। वो अंडरकवर होकर वहां पर खड़ी थी और इसमें माइकल ही फंस गया। माइकल को फिर पुलिस स्टेशन में इंटरोगेट किया जाता है। वो फिर नैटली को सब कुछ बता देता है कि लिंडा की शादी में उसने उसे देखा था। उसे बता देता है कि किस तरीके से गैम्बलिंग में वो पैसे हार गया और अपने फ्रेंड ग्रुप के फंड के बारे में बताता है। उसे समझाता है कि इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम कायल के साथ शादी कर लो। नैटली इस चीज के लिए उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं किसी कायल को नहीं जानती। माइकल फिर बैंक से लोन लेने की कोशिश करता है पर बैंक उसे किसी भी रीजन की वजह से लोन नहीं दे सकती थी। नेक्स्ट सीन में नैटली डायरेक्टली माइकल के घर पर आ गई थी। उसे कहती है कि मैं तुम्हारे प्लान के लिए रेडी हूँ, मैं कायल के साथ शादी करूंगी, पर मेरी एक शर्त है कि तुम्हें जो फंड के पैसे मिलेंगे इसे हम आधा आधा बांट लेंगे। इस बात के लिए माइकल भी मान गया था। और इसके बाद नैटली और माइकल डिटेक्टिव की तरह कायल का पीछा करने लगते हैं। नैटली कायल को जानना चाहती थी कि उसे किस तरीके की लड़की पसंद है। वो लोग कायल का हर जगह पर पीछा करते हैं। माइकल को रियलाइज होता है कि स्लोली वो नैटली से अट्रैक्ट हो रहा है। नैटली को भी माइकल अच्छा लगने लग जाता है। माइकल फिर डायरेक्टली कायल से पूछता है कि तुम्हें किस तरीके की लड़कियां पसंद है। कायल कहता है कि जिन्हें इंटीमेट होने के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हमेशा उसके करीब ही जो रहे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माइकल अपने फ्रेंड्स के रीयूनियन में गया हुआ था। वहां पर लगभग सारे फ्रेंड्स के बेबीज हो गए थे। ये उसे काफी हेक्टिक लगता है। उसे बेबीज का टेंशन नहीं लेना था और इसी वजह से शादी ना करने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ वो कहता है कि उसे नैटली से प्यार नहीं है तो उसे वो अट्रैक्ट नहीं हो सकता। यह कहने के बाद भी वो नैटली का ड्राइंग बनाता है। एक दिन नैटली और उसका कलीग एक मिशन पर जाते हैं। इस मिशन के दौरान नैटली अपने दिल की सारी बातें बता देती है। वो माइकल को बहुत पसंद करती है पर उसे नहीं पता कि माइकल उसे पसंद करता है या नहीं। इस पर वहां का गैंगस्टर जिस पर गन पॉइंट की गई थी उसे एडवाइस करता है कि अगर तुम्हें जानना है कि वो तुमसे प्यार करता है या नहीं तो तुम्हें कंपटीशन का सहारा लेना चाहिए। ये सुनने के बाद नैटली को एक आइडिया आता है। अब नैटली एक दिन कायल से मिलती है। उस वक्त उसके साथ माइकल भी था। इसके बाद कायल को नैटली पसंद आ जाती है। दोनों एक साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। ये सब नैटली इसलिए कर रही थी ताकि वो जान सके कि क्या माइकल जेलस होता है, उसके मन में क्या है। माइकल भी रियलाइज कर चुका था कि नैटली को पसंद करता है, इसलिए वो चुप चुप के उन्हें देखने लगता है। नैटली और कायल को एक साथ देखकर माइकल को तकलीफ हो रही है। ये चीज नैटली भी नोटिस कर सकती थी। ये जानने के बाद भी वो माइकल को इग्नोर करती है। एक दिन नैटली माइकल को कहीं पर मिलने के लिए बुलाती है। वहां पर माइकल को पता चलता है कि नैटली कायल को पसंद करने लग गई है और उसी के साथ वो शादी करना चाहती है। अब बस इसी बात का इंतजार था कि कायल कब उसे पसंद करने लगेगा। नैटली ने माइकल से डायरेक्ट पूछ लिया कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। माइकल अब चाहते हुए भी उसे मना कर देता है। इसके बाद नैटली वहां से चली जाती है। माइकल अब चाहता था कि नैटली खुद उसे प्रपोज करे, इसलिए उसे इम्प्रेस करने का डिसाइड करता है। माइकल को लगता है कि शायद नैटली को प्लेबॉय टाइप लड़के पसंद आते हैं जो बहुत सारी लड़कियों के साथ होते हैं। कायल भी वैसा ही था तो शायद इसी वजह से नैटली को पसंद आया। माइकल भी एक लड़की के करीब जाने का फिर डिसाइड करता है। वो एक लाइब्रेरियन के पास गया। इसमें वो सक्सेस हो जाता है और वो लाइब्रेरियन माइकल को उसके घर पर लेकर गई। उसके घर जाने के बाद माइकल को नीचे उसकी दादी मिलती है जो काफी बूढ़ी थी। माइकल उसकी दादी को इग्नोर कर देता है और खुशी खुशी ऊपर के रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वहां पर लाइब्रेरियन आ जाती है। वो करीब आ रहे थे और इसी बीच वो लड़की माइकल के हाथ बेड से हैंडकफ कर देती है। माइकल को लगता है कि आज वो बहुत ही लकी है और वो खुश हो जाता है, पर इसका उल्टा था। वो लड़की एक मैकेनिज्म से उस बेड को डायरेक्टली ऊपर कर देती है। माइकल अब वहां से हिल नहीं सकता था और लड़की अब अपने असली रूप में आई। वो लड़की कोई भोली वाली लाइब्रेरियन नहीं थी। वो ऐसे लड़कों का शिकार करती थी जो लड़कियों का फायदा उठाते थे। वैसे लड़कों को वो घर पर लाकर टॉर्चर किया करती थी। उसके पास बहुत सारे हथियार थे और इनकी मदद से वो माइकल को भी कुटने लगती है। माइकल बहुत ही ज्यादा डर गया था। इतना सब कुछ कम नहीं था तो उस लड़की की दादी भी वहां पर आ जाती है। वो उसे टॉर्चर करने ही वाले थे पर समहाउ माइकल वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। नेक्स्ट डे जब माइकल कायल के साथ एक पब्लिक बाथरूम में था तो कायल उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी एक टेस्टिकल जरा बड़ी हो गई है। माइकल पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ डिजीज हो गया है। कायल को इसके बारे में पता नहीं था। वो जल्दी से डॉक्टर के पास जाने का डिसाइड करते हैं। वो दोनों फिर अपने डॉक्टर फ्रेंड गैरी के पास पहुंच जाते हैं। उसे चेक करने के लिए कहते हैं पर गैरी कहता है कि मैं एक डेंटिस्ट हूँ, मैं ये सब चेक नहीं कर सकता। उसने कहा कि तुम दोनों को किसी और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यहाँ पे गैरी अपनी वाइफ लिंडा को ढूंढने के लिए जाता है। गैरी को लगता है कि लिंडा किसी और आदमी के साथ है। उसे उसकी शैडो दिख रही थी। जब गैरी ने कर्टन्स खोले तब वो रियलाइज करता है कि लिंडा एक डमी बॉडी को सीपीआर देने की कोशिश कर रही है। गैरी की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। इसके बाद कायल और माइकल एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कायल को कहता है कि तुम्हें टेस्टिकुलर कैंसर हो गया है, इसे हमें जल्दी से सर्जरी कर निकालना होगा। इस बात से कायल बहुत डर जाता है। सर्जरी करने के बाद उसके पास एक ही टेस्टिकल रहेगी। उसने डॉक्टर से पूछा क्या सर्जरी के बाद मैं इंटीमेट हो पाऊंगा। डॉक्टर कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कायल इस बात से खुश हो जाता है।
कायल को फिर एक सैंपल देने के लिए कहा जाता है। इसमें कायल ने माइकल को भी उसके साथ बुलाया। सैंपल रूम में जाने के बाद माइकल नैटली को ही इमेजिन करता है। अब इसके बाद अगले कुछ दिनों में कायल की सर्जरी हो जाती है। उसका कैंसर अब ठीक हो गया था। अब उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल से निकलना था और लड़कियों को ढूंढना था। नेक्स्ट डे माइकल जब कायल से मिलने के लिए गया तो नैटली कायल के साथ थी। माइकल समझ जाता है कि नैटली कायल के लिए बहुत केयर करती है, उसे शायद प्यार करती है और इस बात की वजह से वो दुखी हो जाता है। अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद कायल नैटली से शादी करने का डिसाइड करता है। तभी माइकल को बार के मैनेजर का कॉल आता है। उसे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 4 दिन है, इसके बाद मैं तुम्हें मार डालूंगा। शादी के पहले कायल ने एक बैचलर पार्टी रखी थी। इसमें माइकल उसे पूछता है क्या शादी के बाद भी तुम बाकी लड़कियों के साथ रहोगे। कायल कहता है कि क्यों नहीं, मुझे नैटली पसंद है पर बाकी लड़कियां भी मुझे पसंद आती है। अब पार्टी के बीच में माइकल को अचानक से अलग एनर्जी आ जाती है। वो चिल्ला कर कहता है कि वो शादी रोक कर रहेगा, पर पार्टी में शोर बहुत था, इस वजह से उसकी बात कोई सुन नहीं पाता। पार्टी में अचानक से उसे एक बॉल आकर लगता है और वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे माइकल की अचानक से नींद खुलती है और उसे याद आता है कायल और नैटली क्या शादी है। वो शादी रोकने के लिए गया। वो बहुत लेट हो गया था। जो कपड़े पहने थे वही लेकर वो भागते भागते मैरिज हॉल तक पहुंच जाता है। समूह शादी को रोक देता है। बाद में माइकल को रियलाइज हुआ कि किसी और की शादी थी। कायल और नैटली की शादी तो 1 आवर पहले ही हो गई है। इस बात से माइकल दुखी होकर वहां से चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद माइकल को कायल देखा, वो दूसरी लड़की के साथ घूम रहा था। माइकल उसे देखकर गुस्सा आ जाता है। उसे कन्फ्रंट करता है, कहता है कि तुम नैटली पर चीट क्यों कर रहे हो। ये सुनकर कायल के साथ जो लड़की थी उस पर गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। कायल इसके बाद माइकल को पीटने लग गया। कायल कहता है कि नैटली ने मुझे शादी के पहले रात में ही छोड़ दिया था। उस रात हमारी फाइट हुई और उसने मुझे पंच मारा और फिर वो घर पर भी नहीं आई। अब कायल को लग रहा था कि शायद माइकल और नैटली ने मिलकर फंड के पैसे लेने के लिए ऐसा प्लान किया था। एक्चुअल में ऐसा ही था। इसके बाद फिर कायल कहता है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब बहुत सारी लड़कियां उसके साथ है। वो कहता है कि आज रात में एक लाइब्रेरियन लड़की के घर पर जाने वाला था। इस बात को सुनकर माइकल को पता चल जाता है कि ये लड़की वही लाइब्रेरियन है। इस बात पर माइकल कुछ भी नहीं कहता। उसे कहता है कि जाओ और एंजॉय करना। रात में हम कायल को देखते हैं जिसे उसी लड़की ने बेड से बांध दिया था। उस लड़की की दादी भी वहां पर आके और वो दोनों मिलकर उसे बहुत टॉर्चर करती है। अब इसके बाद माइकल नैटली को ढूंढता है और उसे अपने प्यार के बारे में कन्फेस करता है। नैटली भी उसका प्यार को कन्फेस करती है और इसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। मूवी के एंड में हमें एक्स्ट्रा सीन दिखाया जाता है जिसमें गैरी ने फाइनली अपनी वाइफ लिंडा को उसके मेड के साथ इंटीमेट होते पकड़ लिया था। वो इस बात पर गुस्सा हो जाता है। लिंडा उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों को ज्वाइन कर सकते हो। ये सुनकर गैरी को बहुत अच्छा लगता है और अब वो तीनों साथ में थे। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा।